वेलकम बैक टू सिनॉप्सिस IAS रीड एफएडयू। माय नेम इज़ कृष्णा और इस लेक्चर में हम सीसेट की प्रिपरेशन कैसे करें ये डिस्कस कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड MCQs। जो हमारा एम है, जो हमारा टारगेट है, हाउ नॉट टू गेट फेल्ड इन सीसेट। रिवर्स इंजीनियरिंग अप्रोच कहते हैं इसे। जितना रिक्वायर्ड है हम उतना ही पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। इसमें हम ये भी फोकस कर रहे हैं कि इजी क्वेश्चंस कैसे फाइंड आउट करें। इजी क्वेश्चन कुछ तो ऐसे होते हैं जो मतलब जिनके लिए कोई फॉर्मूला नहीं चाहिए, ऑब्जर्वेशन से ही आपको दिखता है कि हाँ ये ऐसा हो जाएगा। दूसरी चीज़ जिसमें कुछ ट्रिक्स होती हैं, जिसमें कोई फार्मूला यूज़ होता है, न्यूमेरिकल मेथड्स यूज़ होते हैं, तो वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। अभी हमने लास्ट लेक्चर में 9 इजी क्वेश्चंस देखे थे, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हमने पूरे मैथ्स के बाकी क्वेश्चंस देखे, फिर यहाँ पर वापस से हम इजी क्वेश्चंस देख रहे हैं और कौन से क्वेश्चन छोड़ देने हैं। सीसेट में यही एक ट्रिक है कि आप लीव द क्वेश्चंस विच यू डोंट नो। टोटल आपको 27 क्वेश्चंस करने हैं आउट ऑफ 80, ठीक है। नेट पॉजिटिव आप 27 कर ले जाते हो एंड यू आर इन। तो सबसे पहले मैं रिजल्ट्स की बात करना चाहूँगा। रिजल्ट्स अभी 2 दिन पहले डिक्लेयर हुए हैं, 2 या 3 दिन पहले। तो सिनॉप्सिस का जो स्टूडेंट बेस है, कंसिडरिंग कि दैट इज़ वेरी स्मॉल, उस हिसाब से रिजल्ट्स आर इनकरेजिंग। इसके लिए हम ऑफलाइन मोड में टॉपर स्टॉक अरेंज करने वाले, टॉपर स्टॉक के सेशंस होंगे। आपको हम इनवाइट भी करते हैं ऑफलाइन टॉपर स्टॉक ज्वाइन करने के लिए, एंड ऑनलाइन उसकी हम स्ट्रीमिंग भी आपको प्रोवाइड कर देंगे, राइट। तो जो रिजल्ट्स हैं आपको दिखेगा 1 इन टॉप 10 एंड 1 इन अनदर वन, नॉट सेम वन, 1 इन टॉप 50, 40 to 50 उनकी रेंज है। तो हम इन सब से बात करने वाले हैं। जो एक डिलेमा है वो मैं आपको बता देता हूँ क्या है। 2 in 100 एंड अराउंड 2 इन जो नेक्स्ट 100 to 200 है, इस रेंज में है। टोटल जो सिलेक्शंस हैं 10 से 12 हैं। दिव्यांशी मैम जो सिनॉप्सिस की स्टूडेंट भी रही हैं वो भी सिलेक्ट हुए, और सिनॉप्सिस की फैकल्टीज़ का जो सिलेक्शन रिकॉर्ड है वो आज तक बहुत ही बेहतरीन रहा है। जो सिनॉप्सिस में मेरा डिलेमा है, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि टॉप 10 में जो लोग हैं उसमें से अगर 2 लोग सिनॉप्सिस के मटेरियल को फॉलो करता है या एक फ्री मटेरियल को उसमें से सब्सक्राइब करता है, बट ईच एंड एवरी सेकेंड इंस्टीट्यूट क्लेम करता है कि ये रैंक 1 मेरे यहाँ से, रैंक 2 मेरे यहाँ से, तो क्या हमें वो स्टूडेंट्स क्लेम करने चाहिए कि हमारे स्टूडेंट्स हैं? बिकॉज दे आर नॉट द ओनली आवर स्टूडेंट्स। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कि हमने उनके क्वेरी फॉर्म को, रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखा दिया हो कि इन्होंने कभी क्वेरी की ज़िंदगी में और हमने उनके फॉर्म को दिखा दिया कि हाँ ये हमारे स्टूडेंट हैं, या उन्होंने कभी विजिट किए हो इंस्टीट्यूट, हमने उनसे उनका फ़ोन नंबर, नेम, रोल नंबर ले लिया हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, उनको हम कभी नहीं दिखाएंगे। तो वी वॉन्ट अ फेयर थिंग। जब हम ये आपको रिजल्ट डिक्लेयर करें, लेट अस नो बाई मेल या फिर कमेंट, जो भी आप बताना चाहें कि किन्हें हम डिक्लेयर कर सकते हैं जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो कमिंग बैक टू दी जो भी हमारा रियल टॉपिक है, टॉपिक ऑफ द डे, इस लेक्चर का जो टॉपिक है कि इजी क्वेश्चंस। तो ये जो क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिफरेंट 5 लेटर वर्ड्स, 1 2 3 4 5, 5 लेटर्स हैं, आपको 5 लेटर के वर्ड्स बनाने, चाहे उनका मीनिंग हो चाहे ना हो। कितने बना सकते हैं जब हम D और I फिक्स कर देते हैं, राइट। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं उनका सीधा फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n, राइट। फैक्टोरियल n का आपको मैं बता चुका हूँ। n फैक्टोरियल n इक्वल टू होता है n-1 n-2 मल्टीप्लाई करते हो तब तक जबकि आपका 3 × 2 × 1। फॉर एग्जांपल अगर आपको फैक्टोरियल 5 चाहिए तो ये होगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1, 2 × 1, राइट, ये होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है। जैसे अब आपने यहाँ 5 जो लेटर्स हैं अगर उनसे आपको बनाने होते तो फैक्टोरियल 5 बनते। सपोज़ आपने D और I फिक्स कर दिए, D और I फिक्स है, तो जो आपके पास डिजिट बचे, 3 बचे हैं, तो ये तो फिक्स होगा, इनसे आपको कोई लेना देना नहीं है। तो जो बचे हुए नंबर्स हैं उनसे आप फैक्टोरियल 3 मतलब 3 × 2 × 1 मतलब 6 टाइप से आप नंबर्स बना सकते हो। सपोज़ क्वेश्चन में ये कहता कि सिर्फ D फिक्स है, ठीक है, तो I आपका ये भी फ्री हो जाता, तो फैक्टोरियल 4 तरह से आप बना सकते थे, ठीक है। तो मीन्स 4 × 3 × 2 × 1 इस तरह से आप कर सकते हैं, राइट। एक शॉर्टकट ये होती है कि जब भी आपको फैक्टोरियल n निकालना हो और आपको फैक्टोरियल n-1 पता हो तो n × फैक्टोरियल n-1 होगा, राइट। जैसे आपको फैक्टोरियल 3 की वैल्यू पता है 6, तो वापस से आप इसका मल्टीप्लाई नहीं करोगे, आप क्या करोगे 4 × फैक्टोरियल 3 मतलब 6 × 4 24। फैक्टोरियल 5 निकालना है तो फैक्टोरियल 5 इक्वल टू होगा 5 × फैक्टोरियल 4 मतलब 24, 120 हो गया। अदरवाइज़ आप वापस से मल्टीप्लाई करते रहोगे। तो ये इतना सिंपल क्वेश्चन है अगर आपको ये फॉर्मूला पता है। अदरवाइज़ नहीं पता तो अब क्योंकि क्वेश्चन बहुत छोटा है तो आप रख के देख सकते हो कि आपने D फिक्स कर दिया, I फिक्स कर दिया, तीनों के कॉम्बिनेशन बना लो। एक बार आप यहाँ E फिक्स कर दो, दूसरी बार आप यहाँ पर आप E फिक्स करोगे तो Li आ जाएगा, यहाँ पर L फिक्स करोगे तो ये 2 आ जाएंगे, और यहाँ पर H फिक्स करोगे तो बाकी। तो ये टोटल आपके 6
वैसे भी बन जाते हैं, राइट। तो इस तरह से आप अगर ऐसे इजी क्वेश्चन से इनका फॉर्मूला नहीं भी पता तो 2.5 नंबर लेने के लिए आप इतना तो टाइम दे सकते हो, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा लेकिन फिर भी फिक्स करके देख लो, राइट। तो ये हो गया। अब जो ये क्वेश्चन है ये मैं देखता हूँ ऑलमोस्ट एवरी ईयर यूपीएससी इज़ रिपीटिंग द सेम क्वेश्चन, बस वैल्यूज़ चेंज कर देता है। तो ये इतना सिंपल क्वेश्चन है और आपको मैं ये देखता हूँ टेस्ट सीरीज़ में जब हमने ये क्वेश्चन दिया मैक्सिमम लोगों ने गलत किया, राइट। MSGP में जब हम इस क्वेश्चन की बात करते हो मैक्सिमम लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। कन्फ्यूज़न इतनी नहीं होनी चाहिए। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक बॉटल है उसमें 20 लीटर ए था, 20 लीटर ए था, राइट। हमने एक बॉटल में 20 लीटर ए रखा था, इसमें से हमने 4 लीटर ए निकाल लिया और एक दूसरे बी से हमने रिप्लेस कर दिया। ए और बी आपके पास दो लिक्विड्स हैं, ए और बी दो लिक्विड्स हैं, राइट। तो हमने 4 लीटर निकाल लिया। तो फर्स्ट इटरेशन या फर्स्ट जो आपने कुछ भी कह लो, अगर आपको इटरेशन नहीं पता, फर्स्ट टाइम के बाद इसमें जो ए रेशियो बी बचेगा वो कितना बचेगा, 4 लीटर ए निकाल लिया आपने, ठीक है, सॉरी 4 लीटर टोटल निकाल लिया क्योंकि ए ही था पहले। तो अब आपके पास क्या बचा, 16 लीटर ए प्लस बी से रिप्लेस कर दिया 4 लीटर बी, मतलब टोटल तो आपका 20 ही है, टोटल इक्वल टू 20 है। इसमें आपके क्या हो गए 16A और प्लस 4B, मतलब इसका अगर आप रेशियो देखें तो 4:1 है, राइट। तो ये हुआ फर्स्ट इटरेशन के बाद, इतना हमने किया। अब हम सेकंड इटरेशन जा रहे हैं, इसमें से हमने 4 लीटर ऑफ मिक्सचर वापस से निकाला, ठीक है, और सेम क्वांटिटी से आपने वापस से रिप्लेस कर दिया। अब इसमें इश्यूज़ क्या हैं कि आप ऐसा नहीं कह सकते कि अब मेरे पे 12 लीटर ए बचा और 8 लीटर बी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो हमने ये 4 लीटर मिक्सचर निकाला ये बेसिकली ए प्लस बी का मिक्सचर है। तो हमें इस 4 लीटर में देखना पड़ेगा कि कितना ए था कितना बी था, और वो हम कैसे निकालेंगे, इस रेशियो से, राइट। तो पहली बार जब हमने 4 लीटर निकाला था यहाँ पर 20 से, तो उसमें प्योरली पूरा 4 लीटर ए था क्योंकि उसमें बी था ही नहीं। बट फर्स्ट इटरेशन के बाद क्योंकि आपका ये है 16 लीटर ए प्लस 4 लीटर बी, अब हम उसमें से 4 लीटर निकाल रहे हैं। तो इस 4 लीटर में जो हम निकाल रहे हैं, जो 4 लीटर निकाल रहे हैं, इसमें रेशियो 4:1 है। 4:1 अगर आप इसको देखो इट मीन्स कि 4/5 रेशियो 1/5, अगर आप इस तरह से निकालना चाहो तो, ठीक है। मतलब ए अगर आपका 0.8 है तो बी आपका 0.2 है, ये है, राइट। 1 लीटर में जो भी हमने एक मिक्सचर निकाला उसके ये है। तो हमने 4 लीटर मिक्सचर अगर निकाला तो उसमें ए कितना हुआ आपका 0.8 × 4, 3.2 लीटर उसमें ए रहा होगा, और बी कितना रहा होगा 0.8 लीटर, राइट। अब आप कैलकुलेशन कर लो इसमें। तो कहानी यही है, ये बेसिकली रेशियो का और जो एवरेज और परसेंटेज, इस तरह के हम क्वेश्चंस देखते आ रहे हैं, 2020 में बहुत पूछे हैं, राइट। आगे आप देखोगे कि टाइम एंड स्पीड पर पूछा है, टाइम एंड वर्क पर पूछा है, टाइम स्पीड पर 2 क्वेश्चंस पूछे हैं इनफैक्ट, राइट। तो ये एवरेज के परसेंटेज के क्वेश्चंस अगर हम ये गलत कर देते हैं तो फिर कैलेंडर के क्वेश्चंस गलत कर देते हैं, वॉच के क्वेश्चन गलत कर देते हैं, तो फिर सीसेट में तो फेल हो ही जाएंगे ना। तो ये चीज़ें सॉल्व कर लो, पास हो जाओगे। सीसेट कौन सी बड़ी तोप है, बस तोप वहाँ हो जाती है जहाँ हम ईगो से खेल जाते हैं अपने। तो यहाँ हमने ए निकाल दिया वापस से, तो उसमें 3.2 लीटर ए था और बी 0.8 लीटर था, तो वापस आपका कितना बचा सेकंड इटरेशन के बाद। अगर हम यहाँ देख लें 16 में से 3.2 लीटर गया तो ए हमारा है 16 - 3.2, राइट, मतलब 12.8 लीटर ए बचा सेकंड इटरेशन के बाद। और बी हमारा कितना बचा, पहले हमारा 4 था और इसके बाद हमारा बचा था 3.2 टोटल, तो 7.2 हमारा बी हो गया। तो ये रेशियो हो गया, ठीक। अगर अब आप इस रेशियो को सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व कर लो। रेशियो इसमें क्या है, मतलब डिवीज़न है, 128/72, 9 से इसको आप डिवाइड करोगे, 8 से सॉरी, तो नीचे 9 बचेगा, ऊपर 16 बचेगा, 16:9 बचेगा। तो ये रेशियो है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और ये प्लीज़ क्वेश्चन का मेथड आप ज़रूर याद कर लेना, क्योंकि यूपीएससी इस साल भी बहुत चांसेस है कि ये सेम क्वेश्चन रिपीट करेगा, ठीक है। अब ये फिर एवरेज का क्वेश्चन है, एक बंदे ने 50 इनिंग्स में इतने रन बनाए, 60वीं इनिंग्स के बाद उसका स्कोर इतना बन गया, एवरेज स्कोर लास्ट 10 इनिंग्स में। इससे इजी क्वेश्चंस आ सकते हैं क्या, आप बताओ। इसमें हम अगर नहीं करते हैं, फेल हो जाते हैं, तो फिर क्या करें। एवरेज स्कोर 50 इनिंग्स में 46.4 है, तो टोटल स्कोर कितना हुआ, टोटल
50 इनिंग्स में T50 आपका कितना हुआ 50 इंटू 46.4, इसको मल्टीप्लाई करना हो। मल्टीप्लाई करने के लिए एक सिंपल वे होता है कि जो ये 50 है, जो भी नंबर्स हैं ना उनको 10 के टर्म्स में लिख लो। तो 50 क्या होगा आपका 100/2, इसको आप ये लिख सकते 100/2 इंटू 46.4। तो इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाई 50 आप डिवाइड कर रहे हो 2 से, तो ये हो जाएगा 23.2, तो टोटल हो जाएगा 2320। इतने रन उसने 50 इनिंग्स में बनाए थे इक्वल टू T50। अब जो इनका स्कोर था 2.6 से इंक्रीज़ हो गया, तो टोटल कितना हो गया 2.6 से इंक्रीज़ होने के बाद एवरेज 46.4 प्लस 2.6 हो जाएगा 49। तो टोटल इनका 60 इनिंग्स में क्या है 49 इंटू 60, राइट। तो इसको आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 2940। इसका अगर आपको इजी मल्टीप्लिकेशन देखना है तो इसको 50 - 1 इंटू 60 कर लो, एंड 50 इंटू 60 होता है 3000 में से हम 60 घटा देंगे 2940। अगर आपको मेरी बात समझ आ गई हो तो ठीक है, नहीं समझ आई हो तो अभी फ़िलहाल ये चीज़ लर्न करने की नीड नहीं है। जिन्होंने मैथमेटिक्स सॉल्व किया वो ही समझ गए होंगे मैंने क्या यहाँ किया, सेम चीज़ जो यहाँ की थी। तो अब आपको पता चल गया लास्ट 10 इनिंग्स में कितने रन बनाए, इसमें से इसको घटा दो, डिवाइड बाई 10 कर दो, और क्या है। तो इसमें से 2940 में से 2320 आप घटाओगे, बचेगा 620 और अपॉन 10, तो जो एवरेज स्कोर हो गया वो 62 हो गया, आंसर आ गया। मैथ की और रीजनिंग की यही एक ब्यूटी है कि आपको आंसर सामने दिखता है, ठीक है। और यहाँ पर कोई छोटे मोटे एग्ज़ाम्स की तरह बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी नहीं होता है कि 62 है, 61 है, 63, ऐसा इन जनरल नहीं होता है। कुछ क्वेश्चंस में कन्फ्यूज़न है, जैसे उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था ए और वी और क्यू यहाँ से बैठे हैं, एक लेफ़्ट से बैठे हैं बच्चे और राइट से बैठे हैं, वहाँ हमें बस ये देखना है कि कोई बंदा 2 बार काउंट ना हो जाए, ठीक। तो ये क्वेश्चन एक ईजी क्वेश्चन है, अगेन इसमें क्या है। देन ये क्वेश्चन हम 6th तो नहीं बट 7th और 8th क्लास में सॉल्व करते थे, कि मतलब पहले बंदा चाय, चीनी, राइस कुछ भी जो ख़रीदता है वो ऐसे ख़रीदता है। तो इसका आप क्या देखोगे, क्वेश्चन ये है एज अ रिज़ल्ट ऑफ 25% हाइक इन द प्राइस ऑफ राइस पर kg, ठीक। पहले मान लो राइस x रुपीज़ पर kg था, इनिशियल प्राइस x रुपीज़ पर kg, ये इनिशियल हो गया, एंड जो फाइनल है या न्यू परचेज़ है उसमें 20% हाइक हो गया, 25% मतलब 1.25x हो गया। ये तो आई थिंक आपको समझ आता होगा कि कैसे x का 25% 1.25 होता है, x प्लस 25/100 इंटू एक्स, इस तरह से हो जाता है 25%, राइट। तो इनिशियली आपका था x रुपये पर kg, बाद में हो गया 1.25x रुपये पर kg। अब ये कहते हैं पर्सन इज एबल टू परचेज 6 kg लेस राइस फॉर 1200 रुपीज़। जो अमाउंट है, बंदे के पास पैसे हैं वो फिक्स हैं ₹1200। तो जो इनिशियल परचेज़ है वो बंदा खरीद सकता था 1200/x kg राइस, ठीक है। x रुपये kg है, 1200 प्राइस है उसका, तो इनिशियली आप इतना खरीद सकते थे। फाइनल या न्यू परचेज़ है वो आप कितना खरीद सकते हो 1200/1.25x kg, इतना खरीद सकते हो। अब इन्होंने कहा डिफरेंस क्या है, एबल टू परचेज 6 kg लेस राइस, छोटा, मतलब i - n = 6 kg, आंसर आ गया, ठीक है। तो i - n क्या है 1200/x - 1200/1.25x = 6। 1200 अगर आप कॉमन ले लो यहाँ से तो ये आपका 1 बचेगा, 1/x यहाँ 1200 चला आएगा, ठीक है। अब इस 1200 को आप यहाँ 6 में नीचे ले आओगे तो ये आपका जो अल्टीमेटली बचेगा वो यहाँ पर 6/1200 यानी कि 1/200 हो गया, ठीक है। अब इसको अगर आप 1.25 ऐसे लिखते हो तो ये हो जाएगा आपका 1.25x - x अपॉन 1.25x स्क्वायर, 1.25x स्क्वायर = 1/200। ऊपर से आप x कॉमन ले लो तो ये 1.25 - 1 बचेगा, x यहाँ आ जाएगा और x से x स्क्वायर वाला एक कट जाएगा, राइट। तो ये x आपका चला गया, यहाँ पर x बचा, ठीक। 1.25 - 1 को अगर आप डिवाइड करो तो 0.25 बचेगा, ठीक। 0.25/1.25x = दिस, ठीक है। इसको आप डिवाइड करो तो 1/4 हो जाता है, सॉरी 1/5 हो जाता है। तो 1/5x = 200 1/200 मतलब क्या हुआ
इसको आप अपोजिट कर दो तो 5x इक्वल टू 200 इम्प्लाइज x इक्वल टू 40, 40 रुपीज़ के जी ओरिजिनल प्राइस था। अब आप देख लो ओरिजिनल प्राइस पूछ रहा है 40 है। यहाँ लोग गलती कहाँ कर देते हैं, कई बार लोग ये पढ़ते नहीं कि ओरिजिनल पूछा कि फ़ाइनल पूछा। अगर ओरिजिनल पूछा है तो 40 है और फाइनल पूछा है तो 40 इंटू 1.25 है, राइट, तो वो आंसर आता। तो इस तरह से ये इजी क्वेश्चन है, ठीक है। सिंपल आपको बस ये देखना है कि किसको किसके इक्वल रखना है। क्या आप कंपेयर कर सकते हो, प्राइस आप कंपेयर कर नहीं सकते, आप सिर्फ एक चीज़ कंपेयर कर सकते हो कि जो इनिशियल परचेज़ है और फाइनल परचेज़ है उसमें डिफरेंस क्या है, यही चीज़ दी हुई है बस। और कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको आराम से सॉल्व करने चाहिए। देन ये वाले क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के, इनमें सिंपल ट्रिक ये होती है कि अगर बंदा एक काम को वन फुल वर्क को कोई बंदा टी टाइम में करता है या टी डेज़ में करता है तो 1 डे में कितना करेगा, 1/t, सिंपल। इस तरह से आप x का निकाल लो, y का निकाल लो। y सपोज़ ये t1 डेज़ में करता है, y आपका t2 डेज़ में करता है, तो y 1 डे में कितना करेगा, 1/t2। z होता तो 1 डे में कितना करता, 1/t3। तो तीनों मिलके 1 डे में कितना करते, ठीक है, 1/t1 प्लस 1/t2 प्लस 1/t3 निकाल लो। इससे आराम से आ जाएगा आंसर। कोई ऐसे बड़े टफ क्वेश्चंस नहीं होते हैं, बस आपको पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि 20% वर्क कर लेता है 8 डेज़ में कंप्लीट। तो x की अगर हम बात करें 20% 8 डेज़ में करता है तो 100% कितने दिन में करेगा, 8 इंटू 100/20, ठीक है, मतलब कितना हो गया, 8 इंटू 5, 40 डेज़। x आपका पूरा 100% काम करता है 40 डेज़ में। इट मीन्स कि वर्क डन इन 1 डे बाई x, जो x का वर्क डन इन 1 डे है वो है 1/40। सिमिलरली ये कहता है कि पर्सन y 25% वर्क 6 डेज़ में करता है, मतलब 4 गुना टाइम लेगा वो पूरा काम करने के लिए। तो y 100% वर्क करता है 6 इंटू 4 मतलब 24 डेज़ में। तो वर्क डन इन 1 डे, ये y का जो है वो है 1/24। तो x प्लस y का वर्क डन क्या है एक दिन में, वो है 1/40 प्लस 1/24, ठीक। तो आप आंसर पर आ गए हो, ठीक है। टोटल वर्क करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक। तो इसको अगर आप जोड़ लो तो ये हो जाएगा आपका LCM इनका लोगे हो जाएगा 123 प्लस 5, ये हो जाएगा 8/120 इक्वल टू 1/15। तो दोनों एक दिन में काम करते हैं 1/15, मतलब टोटल टाइम जो उनको लगेगा, टोटल टाइम x प्लस वाई को लगेगा वो होगा 15 डेज़, सिंपल, ठीक। अब 100% वर्क 15 डेज़ में कर रहा है, ठीक है, तो 40% वर्क कितने दिन में करेगा, 15 इंटू 40/100, सिंपल हो गया क्वेश्चन, ठीक। तो 40 से 100 को आप डिवाइड करोगे 2.5, 2.5 से इसको डिवाइड करोगे 6, आंसर आ गया 6। कैसे भी करना, अब आपको 2.5 से कैसे डिवाइड कर दिया, सिंपल प्रैक्टिस से आ जाती हैं चीज़ें, कोई ऐसा टफ नहीं है। तो इस तरह से टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस इजीली सॉल्व होते हैं। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करो, सीसेट कहाँ जा रहा है। देन अगेन ये बच्चों वाले क्वेश्चंस की स्पीड और डिस्टेंस। अब इस क्वेश्चन के लिए क्या, एक जो बचपन से सबसे पहला फार्मूला हमें सिखाया जा रहा है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बस यही तो पूछा है और क्या पूछा है। अब ऐसे क्वेश्चन में आप या तो डिस्टेंस को d मान लो, ठीक है, x से y जो बंदा जा रहा है d मान लो, या फिर आप क्या कर सकते हो, उनका LCM लेके एक ऐसा नंबर दे दो d को जो इजीली डिविजिबल हो, जो 3 का हो, 4 का हो, 2 का हो, इनका LCM आप ले लो, ठीक है। फिलहाल जैसे हम इसे 12 एक इजी नंबर मान सकते थे। तो अगर हम डिस्टेंस d मान लें तो क्वेश्चन ये कहता है कि कार ट्रेवल्स फ्रॉम x टू y एट एन एवरेज स्पीड ऑफ v km/h, ठीक है। तो x से y गया t1 आपका हो गया डिस्टेंस d अपॉन स्पीड v, d अपॉन v, ठीक है। इसके बाद y से x वापस आता है 2v/h से, तो t2 जो y से x आ रहा है वो d अपॉन 2v हो गया। फिर वो x से y जाता है 3v से, मतलब फिर से गया, मतलब बंदे के पास कोई काम नहीं है, अपनी गाड़ी दौड़ा रहा है x से y, फिर उसने स्पीड डबल कर दी, y से x आ गया, फिर 3 गुना स्पीड कर दी, x से y गया। भाई यही होता है मैथ्स में,
तो जो उसको टाइम लगेगा और कम लग जाएगा, d/3v। अब बच्चे को मतलब मन नहीं भरा तो t4 भी चला गया वो, ठीक है। t4 इक्वल टू d/4v। दौड़ाते रहो गाड़ी ऐसे ज़िंदगी भर, लेकिन ये देख लेना क्वेश्चन कहाँ तक दौड़ा रहा है, ठीक। तो एवरेज स्पीड निकालनी है आपको। एवरेज स्पीड क्या होगी? एवरेज स्पीड अगर आपको निकालनी है तो क्या होगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम हो गया, ठीक। कहाँ कहाँ दौड़ा? 4 बार दौड़ लिया बंदा, तो एवरेज स्पीड क्या हो गई आपकी? एवरेज स्पीड अगर आपको v देखनी है, v एवरेज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस क्या है? d प्लस डी प्लस डी प्लस डी। 4 बार दौड़ लिया बंदा बेचारा एक क्वेश्चन आपका सॉल्व कराने के लिए, ठीक है, 4d। और टोटल टाइम क्या है? इन सबको जोड़ दो, t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4, ठीक है। तो ये आपका होने लगेगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक। अल्टीमेटली आप देख लेना d से d कट जाएगा, ठीक है। तो इसको करके देख लेते हैं एक बार। टोटल टाइम कितना है आपका? ये आएगा d/v प्लस d/2v प्लस d/3v प्लस d/4v। इसको अगर आप जोड़ो तो 12d प्लस 6d प्लस 4d प्लस 3d/12v आएगा, ठीक है। एलसीएम लेके इसे कर लेना, हो जाएगा आराम से, ठीक है। इसको आप जोड़ो तो ये हो जाएगा 12,643, ये हो जाएगा 25d/12v। तो एवरेज वेलोसिटी आपकी क्या है? एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्टेंस थी 4d अपॉन टाइम कितना है? 25d अपॉन 12v। d से d कट गया, तो ये हो गया आपका d से d कट गया। तो अल्टीमेटली आपका जो आएगा टोटल टाइम एवरेज जो आएगा आपका 4 इंटू 12 अपॉन 25, ठीक है। आंसर आपका इस तरह से आ जाएगा 48 अपॉन 25। आंसर क्या दिया? लेस देन v पर आवर। v से 2v है, 2v से 3v है, 3v से 4v है। तो अगर आप इसको देखते हो तो ये अराउंड 1.92 के आसपास आता है, ठीक है। 25 का डबल होता है, अराउंड कितना होता है? 50। तो आंसर यहाँ है। अब इसमें अगर आप एलिमिनेशन पे जाना चाहो कई बार, क्योंकि ये 72 क्वेश्चन नंबर 72 है, लास्ट तक जाते जाते आपको टाइम नहीं बचता है, तो आप ऑब्जर्वेशन से देखोगे कि एवरेज स्पीड अगर पहली बार में v गया और हमेशा v से तेज़ ही दौड़ रहा है तो ये तो गलत होगा, ठीक है। और जो ये कह रहा है कि लास्ट मैक्सिमम स्पीड 3 to 4 है, तो सिर्फ एक ही बार तो 3 to 4 गया, ठीक है। तो एवरेज स्पीड d भी नहीं होगी। तो आप दो ऑप्शन तो आसानी से एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक इजी क्वेश्चन है। फॉर्मूला वही है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड या फिर स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ऐसा ही एक क्वेश्चन अभी हम और भी देख लेते हैं, बाद में हम क्वेश्चन नंबर 73 पर आते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, अगेन वही चीज़ है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मतलब सी सेट के चक्कर में एक बंदा एक्स से वाई तक अपनी गाड़ी दौड़ा रहा है, दूसरा बंदा ये तैर रहा है, ठीक है। ये अपनी बोट लेके पानी में, नाव में जा रहा है। पहले ये यहाँ जाता है, सपोज एक्स से वाई जाता है ये बंदा, फिर वापस से नाव लेके आता है। मतलब फालतू बैठे हैं लोग सी सेट के क्वेश्चन सॉल्व कराने के लिए, ठीक है। तो अ मैन टेक्स हाफ टाइम इन रोइंग सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम देन अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम वो होता है कि नदी अगर यहाँ को बह रही है, आप नदी के साथ जा रहे हो, डाउन स्ट्रीम है। मतलब इसके लिए आपको दो चीज़ें देखनी पड़ेगी। डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होती है ये आपको बस पता होनी चाहिए, बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगी? सपोज मैन की स्पीड आपकी x है एंड ये आपकी मैन की स्पीड है एंड y करंट की स्पीड है या फिर रिवर की स्पीड है, ठीक है। डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो गई? x प्लस वाई। अब बंदे को आपका सी सेट के क्वेश्चन सॉल्व कराने के लिए वापस भी आना है ना, ठीक है। तो अप स्ट्रीम स्पीड क्या हुई? x माइनस वाई हो गया। डिस्टेंस वही d है, ठीक है। अब इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है? रेशियो और स्पीड इन स्टिल वाटर टू स्पीड ऑफ करंट। स्टिल वाटर मतलब जो भी रुका हुआ पानी है। तो ये रेशियो निकालने के लिए अगेन वही निकाल लो आप, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। क्वेश्चन ये कहता है मैन टेक्स हाफ टाइम इन रोइंग अ सर्टेन स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, ठीक है। मतलब जो डाउन स्ट्रीम का टाइम है TD वो दैट इज़ TU/2 है, ठीक। ये ऑब्वियस सी बात है, अगर बंदा नदी के साथ जा रहा है तो जल्दी पहुंच जाएगा, नदी के रिवर्स आ रहा है तो टाइम ज़्यादा लेगा। तो बात ख़त्म हुई, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो ही गया, ठीक है।
तो अब निकाल लो इसमें टी डी आपका क्या आएगा, डिस्टेंस है आपकी डी और टाइम एक्स प्लस वाई, डी अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू डी अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू 2। डी से डी को काट दो, राइट। तो ये सिंपल क्या हो गया, एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू 2। मल्टीप्लाई कर लो। अब यहाँ तो बच्चों वाले खेल है ना, 2x माइनस 2y, ठीक है। तो इस x को यहाँ उठा लो पकड़ के, कान पकड़ के, इस y को यहाँ ले जाओ, तो अल्टीमेटली क्या बचेगा, x इक्वल टू 3y मीन्स x अपॉन वाई इक्वल टू 3/1, राइट। क्वेश्चन क्या पूछा है, स्पीड इन स्टिल वाटर टू स्पीड ऑफ करंट, राइट। उल्टा मत कर देना, 1:3 मत कर देना, नहीं तो अच्छे खासे क्वेश्चन के आपके माइनस में पहुंच जाएंगे मार्क्स, ठीक। स्पीड ऑफ करंट आंसर आएगा आपका डी। एक्स अपॉन वाई पूछा है, स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, ठीक है, अपॉन उसकी जो करंट की स्पीड है। तो ये भी एक टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन है। देन जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ये ऑब्जर्वेशन टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ये क्वेश्चन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो बहुत आसान है सॉल्व करने, और दिमाग ना चले तो फिर बहुत टफ है, ना समझ में आए तो फिर छोड़ भी दो। क्वेश्चन बात कर रहा है स्क्वायर और सर्कल की। स्क्वायर होता है जिसकी चारों साइड्स बराबर होती है, सर्कल ये होता है, एलिप्स ये होता है, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। रेक्टेंगल ये होता है, ट्राइंगल ये होता है। तो ये कुछ बेसिक शेप्स तो आपको पता ही होंगी होपफुली, ठीक। तो मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो 2 है, ठीक है। अब अगर हम इस तरह से बनाएं, ये हमारा स्क्वायर है और ये सर्कल है, तो ये तो 1 आ रहा है, लेकिन ये इंटरसेक्शन नहीं है, ये टच है, ठीक है। दिस इज़ नॉट इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन के लिए कहीं ना कहीं से कट करना चाहिए। इंटरसेक्ट कब करेगा, जब ये स्क्वायर यहाँ कहीं ऐसे होता, राइट। तो मिनिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हुए, 2, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ टचिंग पॉइंट तो 1 है डेफिनेटली, ठीक है। तो ये कहता है इस 2 करके देख लो, ऑब्जर्वेशन और तिकड़म बिठा के देख लो, ठीक है। तो मिनिमम नंबर ये हो गया 2, 1 इज़ करेक्ट, 1 करेक्ट है, मीन्स आपका B एलिमिनेट हो गया एंड D एलिमिनेट हो गया। अब दूसरा ऑप्शन कहता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन इज़ 8। अगर आपने कभी क्वेश्चन सॉल्व किए हो तो आपको ये एग्जैक्टली पता है कि ये क्या करना है, और नहीं सॉल्व किए तो कर करके देख लो। जब आप करके देखोगे देन आप कुछ इस चीज़ पे पहुंचोगे कि सर्कल है एंड स्क्वायर कुछ इस टाइप से बनेगा, ठीक है। तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट हैं वो ये हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये स्क्वायर आपका सॉरी ऐसे बन जाएगा यहाँ पर मैक्सिमम के लिए, ये, ठीक है। तो यहाँ आपके जो इंटरसेक्शन है वो इतने बन जाएंगे, एक यहाँ कटेगा, एक यहाँ करेगा, एक यहाँ करेगा, और किसी भी केस में आपके 8 से कम होंगे। मतलब जो इंटरसेक्शन है मिनिमम 2 और मैक्सिमम 8 है। और अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व किया तो आपको पता ही होगा, आप देख के सॉल्व कर सकते हो कि बोथ 1 and 2 है। इस तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो सकता है। 73 74 की हम बात कर चुके हैं। देन जो 75 है, दिस इज़ नॉट एन ईजी क्वेश्चन, और ये एंड में भी दिया हुआ है पेपर के, अगर नहीं आता तो छोड़ दो, ऑब्जर्वेशन टाइप क्वेश्चन है, लेकिन इसकी एक डेफिनेट ट्रिक होती है, सॉल्व करने का मेथड है। तो अगर आता है तो ही इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, नहीं आता तो छोड़ सकते हो। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर, ये मैं आपको बता चुका हूँ। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, पिछले लेक्चर में आप देख सकते हो, ठीक है। नेचुरल नंबर में हम 0 नहीं मानते हैं, बस ये आप ध्यान रख लो। होल नंबर में हम पॉजिटिव, नेगेटिव, नेचुरल नंबर और 0 भी मान लेते हैं। तो ये कह रहा है कितने पेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर पॉसिबल हैं जिनका डिफरेंस ऑफ स्क्वायर 63 हो, ठीक है। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर, मान लो आपका नंबर A और B है, तो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इक्वल टू 63, ये कह रहा है। और A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता तो एनीवेज आप वहीं पर ठप हो गए। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला होता है A प्लस बी, A माइनस बी इक्वल टू 63। अब आपको A प्लस बी और A माइनस बी ऐसे टोटल पेयर्स निकालने हैं। तो पेयर्स निकालने के लिए पहले पेयर देख लो कितने पॉसिबल पेयर हैं। 63 से आप कितने पॉसिबल पेयर्स बना सकते हो, हम बना सकते हैं 63 इंटू 1 बना सकते हैं। अगर हम इनके 2 फैक्टर्स निकालें, क्योंकि एक फैक्टर ये है, एक फैक्टर ये है, ज़्यादा हमें फैक्टर निकालने नहीं है। दूसरा फैक्टर आपका 21 इंटू 3 हो सकता है, तीसरा फैक्टर आपका 9 इंटू 7 हो सकता है, राइट। तो ये 3 केस आपके हो जाएंगे। तो केस टू केस बेसिस हमें देखना पड़ेगा। पहला केस हम देखते हैं कि 63 इंटू 1 है, तो इन दैट केस आपका A प्लस बी इंटू A माइनस बी इक्वल टू 63
इंटू 1, ठीक है। मतलब आपका a प्लस बी इक्वल टू 63 है और a माइनस बी इक्वल टू 1 है। सॉल्व करोगे तो आपका ये आएगा, b से b आप काट दो, 2a इक्वल टू 64 इम्प्लाइज a इक्वल टू आपका आ गया 32 और a माइनस बी इक्वल टू 1, मतलब b हो गया आपका 1। एक पेयर ये बन रहा है, ठीक है। इसी तरह से जब आप 23 इंटू 3 के लिए सॉल्व करोगे, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल टू 21 इंटू 3, तो भी आप जब सॉल्व करोगे तो a प्लस बी इक्वल टू 21 आप लिखोगे, a माइनस बी इक्वल टू 3 लिखोगे। सॉल्व करोगे तो a इक्वल टू 12 और b इक्वल टू 9 आ जाएंगे। सेम वे में आप जब आप 9 इंटू 7 के लिए सॉल्व करोगे तो a इक्वल टू 8 और b इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो इस तरह से 3 पेयर्स बन रहे हैं नेचुरल नंबर के। और कोई पेयर अगर आप बना पाओ तो देख लो, 0 वाला नहीं बनाना, 1 2 3। आपको ये पता होना चाहिए नेचुरल नंबर की बात कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इजी है। लेकिन अगर नहीं आता तो छोड़ दो, ऑब्जर्वेशन टाइप है और ये आपको ऐसे क्वेश्चंस पहले से सॉल्व किए हुए होने चाहिए, तभी आप ये इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, जो क्वेश्चन नंबर 76 है, ये एक आसान क्वेश्चन है। अगर आपको नहीं भी आते इसके ट्रिक्स तो भैया चुपचाप से रख के देख लो एग्ज़ाम में, ठीक है। ये कहता है कि 4 फ्रैक्शंस दिए हुए हैं और किस में मिनिमम चेंज होगा अगर वैल्यू 5 ऐड कर देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो इसका आंसर अगर आपको ये पता हो तो जितना बड़ा नंबर होगा उतना ही मिनिमम चेंज होगा, ठीक है। तो आंसर तो यही है। जैसे फॉर एग्जांपल हम 1/5 कोई नंबर ले रहे हैं, या 1/4 हम एक नंबर लें और हम दूसरा नंबर ले लें 1000/2000 या 1/2 ले लें, ठीक है, या 1000/2000 ही लेते हैं। तो जितने बड़े नंबर होगा उतना मिनिमम चेंज होगा। कैसे, हमने यहाँ भी 5 जोड़ लिया, यहाँ भी 5 जोड़ लिया, ठीक है, और यहाँ भी आप 5 जोड़ के देख लो, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। तो ये मेथड है। अगर आपको सीधे हिट कर जाए एग्ज़ाम में तो ठीक है, नहीं हिट कर जाए तो फिर सिंपल वही है। तो सिंपल आपको मैक्सिमम बड़े से बड़ा नंबर निकालना, और नहीं हिट करे तो फिर इनको सॉल्व करके देख लो। 2/3 होता है 0.67, 3/4 होता है 0.75, ये होता है 0.80, ये होता है 0.83333, तो 0.83 हम लिख सकते हैं। अब हमने दोनों फ्रैक्शन जोड़ दिए, तो जो a हो गया वो हो गया 7/8, 5 ऊपर भी जोड़ा 5 नीचे भी जोड़ा 2/3 में। b में हमने 5 ऊपर नीचे भी जोड़ा तो ये हो गया 8/9। c में हमने ऊपर नीचे जोड़ा 9/10। d में भी हमने जोड़ा तो 10/11, ठीक है। तो ये 0.909 या 0.91 आ जाएगा, ये 0.9 आएगा, ये आपका 0.888 या 0.89 कह लो, ये आपका 0.875 आ जाएगा। डिफरेंस देख लो, आपको ये और ये डिफरेंस मैक्सिमम दिखेगा, मिनिमम दिखेगा, सॉरी, ठीक है। तो अगर आपको सीधे पता है कि मिनिमम चेंज कब आता है तो आप सीधे लगा सकते हो कि जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसमें मिनिमम चेंज आएगा। अदरवाइज़ फिर करके देख लो, 1 मिनट में 2 मिनट में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सी सेट में टॉप तो करना नहीं है, सिर्फ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके बस पास हो जाना है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी इजी क्वेश्चन हुआ, सॉल्यूशन मैंने आपको ऐसे भी दे दिया। अगला क्वेश्चन, ये अगेन ऑब्जर्वेशन टाइप है, थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो इजी है, नहीं दिमाग लगाएं तो अनअटेम्प्टेबल क्वेश्चन है ये, ठीक है। एक ऐसा डिजिट जो n से बड़ा है, n इक्वल टू 3, सॉरी n इज़ ग्रेटर देन 3, एक ऐसा नंबर है जो n है जो 3 से बड़ा है, दैट इज डिविजिबल बाई 3 बट नॉट डिविजिबल बाई 6। तो विच वन ऑफ फॉलोइंग इज डिविजिबल बाई 3, सॉरी 4। तो आपको ये पता है कि एक नंबर है 3 जो 3 से डिवाइड होता है लेकिन 6 से नहीं, तो ये तो डेफिनेट है कि एक ऑड नंबर होगा, ठीक है, और वो 3 से बड़ा है और 3 से डिवाइड होता है। अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है तो उसको आप 2x या 2n की फॉर्म में लिख सकते हो, सॉरी 3n की फॉर्म में लिख सकते हो। n को आप कोई भी वैल्यू दे दो और मैं उसमें ये कहूँ कि 3n, तो क्या वो 3 से डिविजिबल है? आंसर इज़ यस। अगर मैं कहूँ 6n है तो ये हमेशा ही 6 से डिविजिबल होगा। अगर मैं कहूँ 4n है तो हमेशा 4 से डिविजिबल होगा। तो जो भी नंबर होगा उसकी फॉर्म हमेशा 3n के टाइप की होगी, क्योंकि वो डिविजिबल बाई 3 है। तो नंबर की जो फॉर्म है वो 3n टाइप की होगी, 3n। तो 2n वाले तो हो जाएंगे गलत। अब ये कह रहा है कि नॉट डिविजिबल बाई 6, ठीक है, मतलब वो एक ऑड नंबर होगा, ठीक है, ऑड नंबर होना चाहिए। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाई 4? जब आप इनको डिवाइड करके लिए करने को देखोगे तो जो
नॉट डिविजिबल बाई 6, वो एग्जैक्ट जो नंबर था वो तो ऑड था, ठीक है, लेकिन अब आंसर ये पूछा है कि इनमें से 4 से डिविजिबल कौन सा है, मतलब वो इवन नंबर ही होगा, ठीक है। अगेन आप इवन नंबर देख लो, 3n+1 आ जाएगा आंसर, राइट। तो सिंपल इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। आपको बस ये देखना है कि जो 3 से डिविजिबल नंबर है वो 3n है, नॉट डिविजिबल बाई 6 एक ऑड नंबर होगा, लेकिन अगर आपका डिविजिबल बाई 4 है तो इवन नंबर होना पड़ेगा, तो वो इस फॉर्म का होगा। अब अगर आपको नंबर रख के देखने हैं तो n की वैल्यू 1 2 3 4 जो आपको रख के देखनी है आप रख के देख लो, ठीक है, आंसर आपका आ जाएगा इस तरह से। तो एक इजी क्वेश्चन है, अगर आप इसे क्रैक कर ले जाते हो, नहीं तो फिर एक टफ क्वेश्चन है। अब देन ये क्वेश्चन, ये हमें जब हम पैदा होते हैं उसके 2 साल के अंदर सिखा दिया जाता है, ठीक है, केजी और ग्राम, मीटर, सेंटीमीटर, ये सारी चीज़ें, ठीक। तो ये कह रहा है 1 लीटर ऑफ वाटर वेट्स 1 kg, थोड़ा तो डिफरेंस होता है डेंसिटी वाला, लेकिन जो सीसेट ने कह दिया वही सच है। जीएस की नॉलेज मत लाना, बहुत से लोग यहाँ पर एग्जाम में कई बार कहते हैं भैया यूपीएससी ने तो क्वेश्चन ही गलत पूछ दिया। आपको क्या करना है, जो पूछा है उस पर आंसर दो। 1 लीटर इक्वल टू 1 kg। अब आपको निकालना है हाउ मैनी क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ वाटर विल वेट 0.1 ग्राम, ग्राम में कन्वर्ट कर लो। 1 kg इक्वल टू 1 लीटर है ना, ठीक है। तो 1 kg में आपके होते हैं 1000 ग्राम, ठीक, 1000 ग्राम। इसको आप सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करोगे तो ये 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। मतलब क्या है, 1 ग्राम इक्वल टू ये क्या पूछा, 0.1 ग्राम में पूछा। 1 ग्राम इक्वल टू हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो 0.1 ग्राम हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब में होते हैं 1000 मिलीमीटर क्यूब, ठीक है। कैसे होते हैं, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 10 इंटू 10 इंटू 10 मीन्स 1000 mm क्यूब, ठीक। आंसर आ गया 100। तो कितना इजी क्वेश्चन है, बच्चों वाले क्वेश्चन है। बस ट्रिक ये है कि ये क्वेश्चन आपको 78 नंबर पर दिया है। आप देखो जो लास्ट में जो क्वेश्चंस हैं तो वहाँ तक आपको पेपर पूरा देख लेना चाहिए। कहानी है कि आप लास्ट तक पहुँचो। देन अगला क्वेश्चन है कि एक पूरा बर्तन भरा हुआ है, उसका वेट 40 kg। अगेन भैया मेरा काम यही है कि पहले मैं बर्तन भरूँ फिर 1/3 खाली करूँ, तो वेट 20 kg हो जाता है। तो इसमें आपको क्या देखना है, वेसल का वेट हो गया x kg एंड वाटर का वेट हो गया y kg। सिंपल ऐसे देखो, तो x प्लस वाई इक्वल टू 40, और फिर अगर 1/3 भरा है तो वेट 20 हो जाता है। तो चाहे वो 1/3 हो, चाहे खाली हो, चाहे पूरा भरा हो, बर्तन का वेट तो पूरा ही होगा, वेसल का वेट पूरा होगा। और 1/3 भरा है मतलब y/3 इक्वल टू 20। सॉल्व कर लो, 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल हैं, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करना हो तो इसे आप क्या कह सकते हो, ये वाली इक्वेशन है ये हो जाएगी 3x प्लस वाई इक्वल टू 20, और ये x प्लस वाई इक्वल टू 40 था। आप इसको अगर डिवाइड सॉल्व करोगे तो ये आपका बचेगा x इक्वल टू सॉरी नॉट 20, दिस इज़ 3 से मल्टीप्लाई किया ना तो 60 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसमें से इसको घटा दो या इसमें से इसको घटा दो, तो 3x माइनस एक्स 2x, वाई से वाई कट गया, 60 में से 40 गया आपका 20, x इक्वल टू 10। वेट ऑफ एम्प्टी वेसल पूछा है, x की ही वैल्यू पूछी है, पानी की वैल्यू नहीं पूछी थी, ठीक। तो 10 kg आंसर हो गया। कितना सिंपल क्वेश्चन है, बट ट्रिक यही है कि 79 क्वेश्चन नंबर तक आप पहुँचो। देन लास्ट क्वेश्चन, एक मेंढक है, मेंढक भी बेचारा हमारे लिए कूद रहा है, ठीक है। एक ये कुएं की दीवार है, 4.5 मीटर डीप है और स्लिपरी वॉल है। ये बेचारा मेंढक हर बार 30 सेंटीमीटर ऊपर कूदता है, लेकिन 15 सेंटीमीटर स्लिप हो जाता है। इतना कूदा, इतना स्लिप हो गया, तो अब कितनी बार में वो बाहर निकल आएगा, ठीक है। पहले मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, बताता हूँ आपको गलती आप कहाँ करोगे, ठीक है। पहली चीज़ तो ये है कि मेंढक जब कूदा तो 30 सेंटीमीटर एक बार में ऊपर चढ़ा, 15 सेंटीमीटर नीचे आ गया, तो 1 जंप मेंढक की जो इफेक्टिवली कितनी आती है 30 - 15, मतलब एक जंप में 15 सेंटीमीटर ऊपर आएगा, ठीक है। तो 4.5 मीटर जो गहरी दीवार है उसके टॉप पर कितनी देर में आ जाएगा। 4.5 मीटर की जो दीवार है उसको क्रॉस करने के लिए कितनी जंप चाहिए, 4.5 अपॉन 0.15, ठीक है। तो टोटल आप करोगे 4.5 मीटर अपॉन 0.15 मीटर, कन्वर्ट कर लिया ना हमने, या फिर इसको भी आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते कि 450 सेंटीमीटर अपॉन 15 सेंटीमीटर। टोटल जंप आएंगी आप जब डिवाइड करोगे 28, तो आंसर आ गया 28, बट दिस इज़ रॉन्ग।
28 जंप में वो इसके टॉप पर बैठा होगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाहर आना है बेचारे को, तो एक जंप और मारनी पड़ेगी तो 29 हो जाएगा। अगर इस वॉल की हाइट 4.4 मीटर होती तो वो 28वीं जंप में बाहर आ जाता, या 4.49 तक भी होती तो भी बाहर आ जाता, ठीक है। लेकिन क्योंकि वो 28वीं जंप में तो टॉप पर बैठ पाएगा, अब उसे बाहर आना है तो एक जंप एक्स्ट्रा लगेगी। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और सी सेट में हम फेल नहीं होंगे। तो इस लेक्चर में हमने काफ़ी मैथ्स के क्वेश्चन डिस्कस किए, इससे ज़्यादा टफ आएगा नहीं पेपर, थोड़ा अनयूजुअल पेपर तो था ही। अगले लेक्चर में हम इसी साल के जो कॉम्प्रहेंशंस हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, and do check out the website of Synopsys IS for all the special courses and new courses. So thank you for watching. Have a good day.